सबाई के जोहार। तो चला आज क्लासटाई हमरा पढ़ब किंबा डिस्कस करब जेटा टॉपिकटार नाम लागे भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय। किना लागे भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय माने जेटा 2026 साले जे जेटेटा बेरियाय जेटा नोटिफिकेशन किंबा सिलेबसटाई देल गेलाय और पॉइंट नम्बर तीसरा नम्बर पॉइंट इ टॉपिकटाक बारे देल गेलाय सेटा मैं तोरा के पढ़ी खुन सुनाई देहन। ठीक है, से जन्य मैं इ क्लासटा लैखुन आवलाय। तो तीसरा नम्बर पॉइंट जेटा देल गेला है जेटेट 2026 जेटा कुड़मालिक और सिलेबस है। ठीक है, केतिक न कुड़माली जे सिलेबसटा सरकार थ्रू मतलब ऑफिशियल वेबसाइटे डाली दिला है सेटा तीसरा नम्बर पॉइंट देल गेला है कि भाषा विज्ञान किंबा भाषिक संरचना का सामान्य परिचय जेटा भितरे हमरा के पढ़े थी भाषा बोली ध्वनि पद वाक्य अर्थ लिपि और भाषा विज्ञान की आधारभूत अवधारणाएं। ठीक है, किना किना मने रखबे इटाक भीतर जेटा टॉपिकटाक नाम देल गेला भाषा विज्ञान किंबा भाषिक संरचना का सामान्य परिचय। और यह टॉपिकटाक भीतर जे सब टॉपिक देला है सेटाक भीतर आए जैसन भाषा आहे बोली आहे ध्वनि आहे पद आहे वाक्य आहे अर्थ आहे लिपि आहे और भाषा विज्ञान की आधारभूत अवधारणाएं आहे। यह गिलाक बारे हमरा के पढ़े थी जे तीसरा नंबर पॉइंट देल गेला है जेटेट 2026 है। ठीक है, किंबा आरो सिलेबस आते सेटा हूँ इटा चर्चा करल जाते। ठीक है, मन तुक मने रखबे है कि पूरा डिटेल से पढ़े हतन कहा कि यहाँ ले एग्जाम में क्वेश्चन फंसाई पारे और जे टॉपिकटा देल गेला है इटा माने टुकु सिलेबसटा विशाल है जेटा के कह पारे एकटुकु बड़ो है से जन्य तोरा के एकटुकु माने ध्यानटा लगाई खुन और मने राखी खुने तोरा के पढ़े हतन। ठीक है, कहा कि इ टॉपिकटा एकटुकु माने इम्पोर्टेंटो लगे और टुकु माने किना कहल जाए एकटुकु कठिनो है। ठीक है, कहा कि इ जे सिलेबसटा इ तीसरा नंबर जे पॉइंट देल गेला है इटा माने इटा भीतर तो टॉपिकटा एकटुकु आगे मन तो ओकर भीतर अनेक सारा पढ़ेगा है माने बहुत पढ़ेगा है। ठीक है, जेटा के खुरमाली हमरा को एकदम पढ़ेगा है। ठीक है, तो चला क्लासटा स्टार्ट करल जाए और क्लासटा स्टार्ट करे पहले क्लासटा के एक लाइक कर देबा और नया लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेबे ताकि कुड़मालिक बारे नया नया जिनिस जाने कर मौका पाइबे है। हेडिंग टाइम तोरा देखे ही पाओ यह। ठीक है, देल गेला है भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय माने इंट्रोडक्शन जे लैंग्वेज साइंटिफिक जे लैंग्वेज है और इंट्रोडक्शन के बारे आज हमरा टुकु जाने कर कोशिश करब हो सके टुकु क्लासटा लंबा आवे पारे से जिन्ने कोई टुकु एकदम फ्रेश माइंड बसी जाबे है और ध्यान से सुनबे है और क्लासटा एक बार देखल परे लास्टे नोट बनाए कोशिश करबे हो सके मैं दमा जल्दी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गिला लिखना। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमरा के थ्योरीटा पढ़े हती। ठीक है, तो चला स्टार्ट करल जाए। तो इटा किना को एक जे सामान्य परिचय है कि भाषा विज्ञान एक बारे कि भाषा विज्ञान हेके किना एक किना किना जिनिस आए एक बारे कि भाषा विज्ञानटा आइले कैसे एक डिफिनेशन किना लगे। ठीक है, भाषाटा कर साइंटिफिक रीजन किना लगी जे भाषाटा के धीरे धीरे माने डेवलप हो। ठीक है, सेटा के बारे हमरा जाने कर कोशिश करो। ठीक है, चला लाइक टू कर आगे टू क्लासटा के। ठीक है, तो किना को न भाषा का अर्थ भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट मने रखे बेजाय इम्पोर्टेंट लाई कि भाषा विज्ञान काके कहल जाए कि भाषा विज्ञान ओके कहल जाए जेटा कोई कि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन मतलब जिसमें साइंटिफिक रीजन के साथ माने कोई जनटा हमरा साइंटिफिक रीजन कर साथे जदि भाषा कर बारे पढ़ियो किंबा ओकर अध्ययन करियो ओकर बारे जाने कर कोशिश करियो ओटाके भाषा विज्ञान कहल जाए। ओकर बाद किना कोई न अध्ययन के अनेक विषयों से आजकल भाषा विज्ञान को विशेष महत्व दिया जा रहा माने अध्ययन के अनेक विषयों में से माने कोई कि बहुत सारा विज्ञान का विषय है भाषा का जैसे हिंदी है इंग्लिश है। ठीक है, उसके बाद गणित है साइंस है उसके बाद केमिस्ट्री है। ठीक है, इस तरह क्या है न अनेक विषय है मंतुक उसको छोड़ के
भाषा विज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, माने ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है। अपने वर्तमान स्वरूप में भाषा विज्ञान पश्चिमी विद्वानों के मस्तिष्क के देन कहा जाता है। अगर आप लोग मतलब सरल भाषा में कहा जाए, सरल भाषा में अगर कहा जाए कि भाषा विज्ञान का जो विद्वान लोग था वो कौन था? पश्चिमी। पश्चिमी मतलब जो विदेश, जो हम इंडिया को छोड़कर जो पश्चिम तरफ जितने भी देश है वही सब विद्वान था, उन्होंने ही भाषा विज्ञान का खोज किया था। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसको समझना जरूरी है। पश्चिमी विद्वान, पश्चिमी विद्वानों का मतलब होता है कि जो पश्चिमी देश के जो साइंटिस्ट है उन्होंने ही इस भाषा विज्ञान का खोज किया था, इसके बारे रिसर्च किया था। अति प्राचीन काल से, ध्यान दीजिएगा, अति प्राचीन काल से ही भाषा संबंधी अध्ययन की प्रवृत्ति संस्कृत साहित्य में पाई जाती थी। यानी कि आदिकाल से, याद रखिएगा, ठीक है। आदिकाल से मतलब पुराने समय से, जिस टाइम मतलब क्या बोलते हैं, आप लोग जन्मे नहीं थे, आपका दादा परदादा, उसके पहले वाला परदादा जो सबसे पुराना है, उस टाइम से चलते आ रहा है इस भाषा विज्ञान के बारे में, इसका अध्ययन करते आ रहे हैं। और वो किस में पाए, और भाषा विज्ञान को जो पढ़ाई होती थी उस किस में होता था? संस्कृत साहित्य में। जिस प्रकार अभी हम लोग कुड़माली साहित्य में पढ़ रहे हैं, किंबा हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं हिंदी के बारे में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में, उसी प्रकार उस टाइम जो भाषा विज्ञान का जो अध्ययन होता था, उसके बारे जो पढ़ाई होती थी उस संस्कृत साहित्य में ही होती थी। यानी कि सारा चीज़ संस्कृत में ही लिखा होता था। शिक्षा नामक वेदांग में भाषा संबंधी सूक्ष्म चर्चा उपलब्ध होती है। माने शिक्षा नामक वेदांग, वेदांग मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। एक वेद था, शिक्षा नामक एक वेद था जिसमें भाषा संबंधी चर्चा किया गया था। भाषा के बारे की, भाषा है क्या चीज़, भाषा का साइंटिफिक रीजन क्या है, उसमें चर्चा किया गया था। उसके बाद क्या कह रहा है कि ध्वनियों के उच्चारण, जिसके अंतर्गत आता है अवयव, स्थान, पर्यटन आदि का इन ग्रंथों में विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। मतलब जो ग्रंथ मैंने बोला, जो शिक्षा नामक वेदांग था, उसमें क्या क्या मतलब डिस्कस किया गया था, उसमें जैसे ध्वनियों का उच्चारण, ध्वनि का उच्चारण कैसे होता है, बहुत सारा वर्ण है जिसका उच्चारण कर मतलब कुड़माली के अनुसार कैसे होता है, संस्कृत के अनुसार कैसे होता है, हिंदी के अनुसार कैसे होता है, ये सारा चीज़ उसमें डिस्कस किया हुआ है। किसमें? वही वेदांग नामक शिक्षा नामक जो ग्रंथ है उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? प्रतिशाख्य एवं निरुक्त में शब्दों की व्युत्पत्ति, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय आदि विषयों पर वैज्ञानिक विश्लेषण भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जा सकता है, ठीक है। मतलब उसमें और क्या क्या डिस्कस था, जैसे हम लोग पढ़ते हैं उपसर्ग, धातु, मतलब जैसे कोई शब्द है उसका मूल धातु क्या है, जैसे पढ़ना, तो पढ़ना का मूल धातु क्या है? पढ़, पढ़ से ही ना पढ़ना बना। तो इसी प्रकार उसमें पूरा एकदम डिटेल से डिस्कस किया है। किसमें? जो ग्रंथ है, उसी ग्रंथ शिक्षा नामक जो ग्रंथ है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि भर्तृहरि के ग्रंथ वाक्य पदीय के अंतर्गत शब्द के स्वरूप का सूक्ष्म, गहन एवं व्यापक चिंतन उपलब्ध होता है। मतलब ये वाला ग्रंथ में याद रखिएगा, मैंने गोला कर दे रहा हूँ, वाक्यपदीय, भर्तृहरि के ग्रंथ, भर्तृहरि के ग्रंथ वाक्यपदीय, मतलब इसका एक ग्रंथ था भर्तृहरि का। किसका ग्रंथ? भर्तृहरि का एक ग्रंथ है वाक्यपदीय, जिसमें क्या वर्णन किया गया है? शब्द के स्वरूप का सूक्ष्म, गहन एवं व्यापक चिंतन उपलब्ध है। मतलब शब्द का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसका मतलब स्वरूप का मतलब शब्द बड़े अक्षर में कैसे होगा, फिर उस शब्द को छोटे में कैसे बोलना है, उसके बारे में उसमें गहन चिंता व्यक्त की गई है। वहाँ शब्द का ब्रह्मा के रूप में परिकल्पित किया गया। मतलब जो शब्द के बारे में चर्चा किया गया, जो आजकल हम लोग, जिसके वजह से हम लोग आज बोल रहे हैं विभिन्न प्रकार का शब्द, ठीक है, और उसमें ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मा मतलब विशाल के रूप में, विशाल मतलब बहुत मतलब बृहद रूप में उसमें चर्चा किया गया है, ठीक है। मैंने थोड़ा हिंदी में ही बोल रहा हूँ, आप लोग अगर कुड़माली भाषा से है तो ज़रूर जानिएगा हिंदी, ठीक है। थोड़ा हिंदी में भी समझने का कोशिश कीजिएगा, क्या कि दोनों भाषा में बोलना थोड़ा कठिन हो जा रहा है।
आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा तो कुड़माली में आराम से हो जाएगा। और उसकी अक्षर संज्ञा बताई गई है, मतलब अक्षर के बारे में भी बताई गई कि ये जो अक्षर है इसको ये नाम दिया जाएगा, इस अक्षर को ये नाम दिया जाएगा। प्रकारांतर से यह भाषा अध्ययन संबंधी ग्रंथ ही है, मतलब एक प्रकार का कहा जाए तो ये भाषा अध्ययन का ही एक प्रकार का ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ? यही वाक्यपदीय, जो मैंने गोल घेरा किया है वाक्यपदीय, ये एक प्रकार का भाषा अध्ययन संबंधी ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए सब कोई? ठीक है, एक एक लाइन समझने की कोशिश कीजिएगा, कहा कि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन टपकेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि संस्कृत साहित्य में दर्शन एवं साहित्य शास्त्रीय ग्रंथों में भी हमें शब्द अर्थ रस भाव के सूक्ष्म विभाजन के अंतर्गत भाषा वैज्ञानिक चर्चाओं का ही संकेत प्राप्त होते हैं। इसका मतलब बोल रहा है कि जिस प्रकार संस्कृत साहित्य में दर्शन और साहित्य शास्त्र के ग्रंथ में शब्द का अर्थ रस भाव सूक्ष्म विवेचन के अंतर्गत भाषा वैज्ञानिक चर्चाओं का ही संकेत प्राप्त होता है। मतलब बोल रहा है कि जिस प्रकार संस्कृत साहित्य में हमको दर्शन मिलता है, दर्शन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, साहित्य शास्त्र में ग्रंथों के बारे में साहित्य शास्त्र का ग्रंथ में हमें शब्द का अर्थ के बारे में पता चलता है, रस भाव के बारे में पता चलता है। ठीक है, उसका वैज्ञानिक के आधार पर हम लोग प्राप्त करते हैं। संस्कृत साहित्य में यत्र तत्र उपलब्ध होने वाली भाषा विचार विषयक सामग्री ही निश्चित रूप से वर्तमान भाषा विज्ञान की आधारशिला कही जा सकती है। इसमें क्या बोल रहा है कि संस्कृत साहित्य में जो यत्र तत्र उपलब्ध होने वाली भाषा, मतलब उसमें जो भाषा मतलब अवेलेबल है, वही भाषा आजकल हम लोग वर्तमान भाषा की एक प्रकार का आधारशिला, जो संस्कृत भाषा में जो भी संस्कृत भाषा में उस टाइम बोली जाती थी, वही भाषा आज हिंदी के रूप में हम लोग बोल रहे हैं। और क्योंकि वही भाषा एक आधारशिला मानी गई है। याद रखिएगा कि आधुनिक विषय के रूप में भाषा विज्ञान का सूत्रपात यूरोप में सन 1786 ईस्वी में सर विलियम जोन्स नामक विद्वान द्वारा माना जाता है। ठीक है, ये वाला लाइन एकदम मतलब दिमाग में घुसा लीजिए। ठीक है, कौन वाला लाइन की बोल रहा है कि आधुनिक, याद रखिएगा, आधुनिक विषय के रूप में भाषा विज्ञान का सूत्रपात यूरोप में सन 1786 ईस्वी में सर विलियम जोन्स नामक विद्वान द्वारा माना गया है। मतलब उसी के द्वारा भाषा विज्ञान का खोज किया गया था 1786 ईस्वी में। कब? 1786 ईस्वी में भाषा विज्ञान का सूत्रपात एक प्रकार का खोजी मान लीजिए किन्होंने किया था? सर विलियम जोन्स नामक साइंटिस्ट ने, यानी कि विद्वान ने। सर विलियम जोन्स, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। संस्कृत भाषा के अध्ययन के प्रसंग में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इस संभावना को व्यक्त किया था। यानी कि भाषा विज्ञान का जो सूत्रपात है, विद्वान सर विलियम जोन्स जिन्होंने 1786 ईस्वी में खोज किया था, उसी के द्वारा सबसे पहले संस्कृत भाषा के अध्ययन में उन्होंने संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इस संभावना को व्यक्त किया था। क्या व्यक्त किया था? कि इन तीनों भाषाओं के मूल में कोई एक भाषा रूप ही आधार बना है। मतलब ये जो तीनों भाषा का जो विकास हुआ, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा, ये तीनों भाषा याद रखिए, गोल कर दे रहे हैं, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा, ये तीनों भाषाओं में जो इसका विकास हुआ, ये मेन एक ही भाषा से हुआ है। ठीक है, वो एक भाषा क्या है? अतः इन तीनों भाषाओं संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के बीच एक सूक्ष्म संबंध सूत्र अवश्य विद्वान है। भाषाओं का इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन ही आधुनिक भाषा विज्ञान का क्षेत्र का पहला कदम माना गया है। कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा को एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, मतलब एक दूसरे के
कंपैरिजन करते हुए कि किस भाषा का विकास पहले हुआ, किस भाषा अच्छा है, किस भाषा तेजी से विकास हुआ और किस भाषा से ही ग्रीक और लैटिन किंबा ग्रीक और लैटिन भाषा से दूसरे भाषा का विकास हुआ है, इसका उसमें वर्णन मिलता है उसका, जो किसके द्वारा, सर विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है। और जो तुलनात्मक अध्ययन की जाती है, ये भाषा विज्ञान क्षेत्र का एक पहला कदम है, मतलब शुरुआती कदम है। ठीक है, समझ में आ गया सब कोई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी का एक नेक्स्ट टॉपिक है कि भाषा विज्ञान के अनेक नाम हैं। ठीक है, भाषा विज्ञान जो है इसका बहुत सारा नाम है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या बोल रहा है कि क्या क्या नाम है भाषा विज्ञान का, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसमें बोल रहा भाषा संबंधी इस अध्ययन को यूरोप में आज तक अनेक नामों और संज्ञाओं से अभिहित किया जा रहा है। मतलब यूरोप में जो पश्चिमी देश है उसमें भाषा विज्ञान का जो नाम है वो बहुत सारा दिया गया, उसका बहुत सारा संज्ञा, मतलब संज्ञाओं से अभिहित, मतलब बहुत सारा उसको नाम दिया गया है। सर्वप्रथम इस अध्ययन को फिलोलॉजी शब्द के आगे विशेषण के रूप में एक शब्द जोड़ा गया, कॉम्परेटिव, तब इसे कॉम्परेटिव फिलोलॉजी कहकर पुकारा गया। यानी कि भाषा विज्ञान का जो पहला नाम था कि भाषा विज्ञान किसके अंतर्गत आता है, तो फिलोलॉजी कहा गया था। क्या कहा गया था? फिलोलॉजी। बाद में एक शब्द जोड़ा गया, एक विशेषण के रूप में एक शब्द जोड़ा गया। किसके रूप में? विशेषण के रूप में। जो गोल घेरा कर दे रहा हूँ वो बेजाय इम्पोर्टेंट लागे, ठीक है, तो हटा मने करी लेबे। तो क्या बोल रहा था? ठीक है, विशेषण के रूप में एक शब्द जोड़ा गया कंपैरेटिव, और बाद में इसको कंपैरेटिव फिलोलॉजी कहा गया। क्या कहा गया? कंपैरेटिव फिलोलॉजी कहा गया, यानी कंपैरेटिव फिलोलॉजी के साथ ही इसको जानने लगा। 19वीं सदी तक व्याकरण तथा भाषा विषयक अध्ययन को प्रायः एक ही समझा जाता था। यानी कि 19वीं सदी तक, जैसे अभी 21वीं सदी चल रहा है, उसी प्रकार 19वीं सदी तक, 19वीं शताब्दी तक व्याकरण और भाषा विषय, यानी कि भाषा का जो व्याकरण है और भाषा के बारे में जो पढ़ाया जाता था उसको एक ही समझा जाता था, उसको एक ही बोला जाता था। अतः इस विद्वानों ने कंपैरेटिव ग्रामर नाम भी दिया, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया? कंपैरेटिव ग्रामर। फ्रांस में इसको लिंग्विस्टिक नाम दिया गया। ठीक है, फ्रांस में इसको क्या नाम दिया गया? लिंग्विस्टिक। याद रखिएगा, फ्रांस में भाषा विज्ञान को लिंग्विस्टिक नाम दिया गया। फ्रांस में भाषा संबंधी कार्य अधिक होने के कारण 19वीं सदी में संपूर्ण यूरोप में लिंग्विस्टिक्स नाम से प्रचलित रहा। यानी कि बोला फ्रांस में भाषा संबंधी कार्य अधिक होने के कारण 19वीं सदी में पूरे यूरोप में, पूरे पश्चिमी देश में लिंग्विस्टिक किंबा लिंग्विस्टिक्स के नाम से फेमस हो गया। इसके अतिरिक्त साइंस ऑफ लैंग्वेज यानी कि ग्लोटोलॉजी आदि नाम भी इस विषय को प्रकट करने के लिए काम आई। यानी कि बाद में साइंस ऑफ लैंग्वेज को, यानी कि भाषा विज्ञान को ग्लोटोलॉजी के नाम से भी जानने लगा। आज इन सभी नामों में से लिंग्विस्टिक्स या फिलोलॉजी मात्र ही प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि जितने भी नाम मैंने चर्चा की, यानी कि चर्चा किया गया था विद्वानों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, अभी तक दो ही चीज़ का प्रयोग किया जाता है, या तो लिंग्विस्टिक्स या फिलोलॉजी। ठीक है, फिलोलॉजी का मतलब ही होता है जिसमें भाषा विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है, किंबा लिंग्विस्टिक्स का मतलब ही होता है जिसमें भाषा के बारे में पढ़ाया जाता है। यही दो ही चीज़ का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। जहाँ भी यूनिवर्सिटी किंबा कॉलेज किंबा जहाँ भी इसकी पढ़ाई की जाती है भाषा के बारे में, वहाँ दो ही मतलब वर्ड्स यानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक हो गया लिंग्विस्टिक्स और दूसरा हो गया फिलोलॉजी।
उसके बाद क्या बोल रहा है कि भारतवर्ष में इन सभी यूरोपीय नामों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में जो नाम प्रयोग में लाए जाते हैं वे इस प्रकार है। जैसे भाषा शास्त्र यानी कि यूरोपीय जितने देश है, जितने भी पश्चिमी देश है, उस सब को छोड़कर भारत देश में जो हिंदी भाषा में फिलोलॉजी किंबा लिंग्विस्टिक्स के बदल जो शब्द किंबा वर्ड का प्रयोग किया जाता है वह है भाषा शास्त्र किंबा भाषा तत्व किंबा भाषा विज्ञान और तुलनात्मक भाषा विज्ञान। ठीक है, 4 नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। भाषा शास्त्र, भाषा तत्व, या फिर भाषा विज्ञान, या फिर तुलनात्मक भाषा विज्ञान। यही 4 नाम से भारतवर्ष में जाना जाता है, जहाँ पर लैंग्वेज के बारे में अध्ययन किया जाता है। इन सभी नामों से सर्वप्रचलित नाम भाषा विज्ञान है। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है हमारे इंडिया में वो चारों में से सबसे ज़्यादा है भाषा विज्ञान। क्या है न, भाषा विज्ञान। इन नामों में प्राचीन और नवीन सभी नामों का समाहार जुड़ा हुआ है, अतः यही नाम इस शास्त्र के लिए सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है। यानी कि इन नामों में से प्राचीन और नवीन सभी नामों का समाहार इस नाम में है, भाषा विज्ञान में, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त और मतलब सबसे ज़्यादा सटीक व्यवहार में होने वाला माना गया है। किसको? भाषा विज्ञान शब्द को, वर्ड को। ठीक है, तो हम लोग समझ गए भाषा विज्ञान का क्या क्या नाम था। यूरोप में यानी कि पश्चिमी देशों में क्या जो नाम था, वहाँ पर था लिंग्विस्टिक्स और फिलोलॉजी प्रचलित है, और भारतवर्ष में भाषा शास्त्र किंबा भाषा तत्व किंबा भाषा विज्ञान किंबा तुलनात्मक भाषा विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। खास करके हिंदी भाषा में, जो हिंदी में बोलता है, कि इंग्लिश में बोलेगा तो उसको फिलोलॉजी किंबा लिंग्विस्टिक्स के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का सामान्य परिचय। ठीक है, क्या है? सामान्य परिचय। तो इसके बाद हम लोग सामान्य परिचय के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि भाषा विज्ञान नाम में 2 पदों का प्रयोग हुआ है। भाषा विज्ञान में 2 पद है, भाषा और विज्ञान। ठीक है, सिंपल सी भाषा है कि भाषा विज्ञान जो शब्द है इसमें 2 ही वर्ड का प्रयोग हुआ है, एक भाषा और एक विज्ञान। भाषा विज्ञान को समझने से पूर्व इन दोनों शब्दों से परिचित होना अति आवश्यक है। ठीक है, क्यों है अति आवश्यक? क्योंकि इसी में छिपा हुआ है राज। ठीक है, क्या भाषा और विज्ञान जो 10 शब्द है इसी में छिपा हुआ है। चलिए समझते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुआ है, निष्पन्न हुआ है। यानी कि भाषा जो वर्ड है वो संस्कृत की मूल धातु भाष से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है वाक। क्या है? वाक। वाक का मतलब होता है वाणी। क्या होता है? वाणी। और विज्ञान शब्द में वी उपसर्ग तथा ज्ञा धातु से प्रत्यय लगाने पर बनता है। विज्ञान में यानी कि भाषा का तो समझ गए, भाषा का जो उत्पन्न हुआ है वो संस्कृत के भाष धातु से हुआ है, और जिसका वो अर्थ होता है व्यक्त किंबा वाक्य। ठीक है, वाक्य का मतलब होता है वाणी, वाची। और विज्ञान में वी जो है, वी उपसर्ग और ज्ञा धातु से मिलकर विज्ञान बना है, जिसका सामान्य रूप से भाषा का अर्थ है बोलचाल की भाषा या बोली, तथा विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। वी का मतलब विशेष और ज्ञा का मतलब ज्ञान। यानी कि भाषा का मतलब होता है सामान्य मतलब बोली चाली, और विज्ञान का मतलब होता है जिसमें विशेष ज्ञान मिलता है। किंतु भाषा विज्ञान शब्द में प्रयुक्त इन दोनों पदों का स्पष्ट और व्यापक अर्थ समझ लेने पर ही हम इस नाम की ये वाला वर्ड थोड़ा पढ़ने में ये हो जा रहा था। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि भाषा विज्ञान शब्द में जो दोनों शब्द प्रयुक्त हुआ है वह व्यापक और समझ लेने पर हम इस नाम की सारगर वीरता को जानने में सफल होंगे। माने इसके बारे में पूरा डिटेल से जानने में सफल होंगे। अतः हम यहाँ दोनों पदों के विस्तृत अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो 2 वर्ड यानी 2 जो पद
इसमें प्रयुक्त हुआ है, ये दोनों पद को स्पष्ट रूप से जानने में ही हम लोग को तभी मजा आ जाएगा। ठीक है, ये जो लास्ट लाइन है, हम यहाँ इन दोनों पदों के विस्तृत अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, मतलब कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या बोल रहा है कि भाषा। ठीक है, पहले भाषा के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद विज्ञान के बारे में, विज्ञान का अर्थ के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, इससे पहले तो समझ गए कि भाषा का मतलब बोली चाली और विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। भाषा मतलब मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में अनेक भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने की आवश्यकता चिरकाल से अनुभव की जाती रही है। मतलब बोल रहा मानव एक सामाजिक प्राणी है। समझ रहे हैं ये वाला। ठीक है, सामाजिक प्राणी के मतलब जो दया दुख दर्द समझता है। ठीक है, वैसे तो और प्राणी है, उन लोग थोड़े समझता है। मानव ही एक ऐसा प्रजाति है जो सारा चीज़ को समझता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, दुख दर्द, किसका दुख है किसका दर्द है, अपने भाव को कैसे, ये सारा चीज़ मानव ही समझता है। इस प्रकार भाषा अस्तित्व मानव समाज में अति प्राचीन सिद्ध होता है। इस प्रकार मानव समाज में भाषा जो है प्राचीन से ही, मतलब क्या प्राचीन से ही अवेलेबल है। मानव के संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का प्रकाशन करने के लिए, सभ्यता और संस्कृति के इतिहास को जानने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण साधन का कार्य करती है। मतलब मानव का जो सभ्यता उसका संस्कृति के बारे में जानने के लिए एकमात्र यदि साधन है तो वो भाषा ही है। हमारे पूर्व पुरुषों से सभी साधारण और असाधारण अनुभव हम भाषा के माध्यम से ही जान सकें। हमारे पूर्वज, हमारे बूढ़ा पुरखा सब क्या करते थे, उन लोग का इतिहास कैसा था, ये सारा चीज़ हम लोग कैसे जान रहे हैं, भाषा के माध्यम से जान रहे हैं। हमारे सभी सदग्रंथों और शास्त्रों से मिलने वाला ज्ञान भाषा पर ही निर्भर है। यानी कि हम लोग का जो रामायण है, महाभारत है, गीता है, कृष्ण लीला है, ठीक है, ये सारा चीज़ किस में है, भाषा में ही वर्णन है। तो भाषा के माध्यम से ही ना हम लोग को पता चल रहा है कि कृष्ण लीला कैसा होता था, रामायण कैसा होता था, महाभारत कैसा होता था। महाकवि दंडी ने अपने महान ग्रंथ काव्यदर्श में भाषा की महत्ता सूचित करते हुए लिखा है। यानी कि महाकवि है, महाकवि दंडी नामक एक महाकवि है जिन्होंने अपने ग्रंथ काव्यदर्श, याद रखिएगा, उसका एक ग्रंथ था काव्यदर्श, जिसमें उन्होंने संस्कृत में कुछ लिखा है भाषा के बारे में। उन्होंने क्या लिखा है कि इधतम कृतसनम जायेत भुवनत्रयम यदि शब्दाह्रियम जतिरासंसारम न दीप्यते। ठीक है, संस्कृत में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, उसके बाद इसका मीनिंग भी हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इदतम कृतसनम जायेत भुवनत्रयम यदि शब्दह्रियम जयतिरा संसारम न दीप्यते। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसका अर्थ बोल रहा है, अर्थात यह संपूर्ण भुवन अंधकारपूर्ण हो जाता है। माने संपूर्ण जो संसार है ये अंधकारपूर्ण, माने पूरी तरह अंधकार हो जाता है यदि संसार में शब्द स्वरूप ज्योति अर्थात भाषा का प्रकाश नहीं होता है। इसका मतलब बोल रहा है कि अगर भाषा का सृष्टि नहीं होता, भाषा का उत्पन्न नहीं होता, तो ये जो पूरा दुनिया, ये जो संसार है पूरी तरह अंधकार हो जाता है। अपना भाव को एक दूसरे के ऊपर प्रकट नहीं कर पाता। जब अपना भाव को एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे से प्रकट नहीं कर पाएंगे तो कैसे डेवलप होगा, कैसे मेरी बातों को समझ पाएंगे। वही चीज़ बोल रहा है कि अंधकार हो जाता है। स्पष्ट है कि यह कथन मानव भाषा को लक्ष्य करके ही कहा गया है और स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि ये जो भाषा है ये मानव के लिए ही कहा गया है और भाषा के लिए ही कहा गया है। पशु पक्षी भावों को प्रकट करने के लिए जिन ध्वनियों का आश्रय लेते हैं ये उनके भावों का वहन करने के कारण उनके भाषा हो सकती है। पशु पक्षी अपनी भावों को प्रकट के लिए कि जिन भाषाओं का वर्णन करते हैं, हालांकि मानव नहीं समझ पाता, लेकिन पशु पक्षी उन लोग अपनी भाषा को समझ सकते हैं। ठीक है, किंतु मानव के लिए अस्पष्ट होने के कारण विद्वानों ने उसे अव्यक्त वाक्य कहा है।
ठीक है। पशु पक्षी तो समझ जाते हैं कैसे बुलाना है, कैसे क्या करना है, मनुष्य नहीं समझ में पाने के कारण उसको अव्यक्त वाक्य, मतलब जिसमें अव्यक्त वाक्य का मतलब होता है जिस वाणी में किसी प्रकार का अर्थ ना निकलता हो, जो समझ नहीं पाता हो, इसलिए उसको अव्यक्त वाक्य कहा गया है। जो व्यक्ति विज्ञान की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखती, ठीक है, जो भाषा विज्ञान की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखती है, क्योंकि अव्यक्त वाक्य में शब्द और अर्थ दोनों ही स्पष्ट बने रहते हैं। भाषा विज्ञान के मतलब जो भाषा विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, भाषा विज्ञान के अनुसार बोल रहा है कि जिसमें विशेष ज्ञान मिले, जिसमें भाषा का अर्थ हो। बट जो पशु पक्षी के द्वारा भाषा का जो व्यवहार, मतलब उन लोग जो भाषा का व्यवहार किंवा प्रयोग किया जाता है, उसमें किसी प्रकार का ना ही अर्थ निकलता है, ना ही कोई मीनिंग निकलता है, इसलिए उसको अस्पष्ट वाक्य किंवा वाणी कहा गया है। मनुष्य भी कभी कभी अपने भावों को प्रकट करने के लिए अंग भंगिका, भ्रू संचालन, हाथ पाँव, मुखाकृति आदि के संकेतों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी मनुष्य भी जब अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकालना चाहते तो कभी देखिएगा हाथ किंबा पाँव किंबा सीटी मार के मतलब कुछ संकेत देते हैं कि मैं तेरे को बुलाना चाहता हूँ किंबा कुछ बोलना चाहता हूँ। हाथ को ऊपर करके हिला देते हैं तो समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति बुला रहा है, यानी कि उसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, कुछ संकेत, कुछ इंडिकेट का प्रयोग करते हैं, तो वो भाषा विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। परंतु भाषा के रूप में होते हुए भी व्यक्त वाक्य नहीं है। भाषा के रूप में भी सीटी मारना एक भाषा, मतलब आवाज़ तो नहीं कर रहा, लेकिन वो भाषा विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए उसको अव्यक्त वाक्य कहा गया है। मानव भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि व्यक्त वाक्य अर्थात शब्द और अर्थ की स्पष्टता के लिए ही होती है। व्यक्त वाक्य का मतलब ये होता है जिसमें मीनिंग निकले, जिसका अर्थ हो। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि अनुसार व्यक्त वाक्य का अर्थ भाषा के वर्णनात्मक होने से ही है, यानी कि महाभाष्य के रचयिता, महाभाष्य एक ग्रंथ है, याद रखिएगा, महाभाष्य एक ग्रंथ है जिसका रचयिता पतंजलि, ठीक है, कौन है? पतंजलि है। उसके अनुसार व्यक्त वाक्य जिसमें मीनिंग हो, जिसका अर्थ हो। उसके बाद क्या बोल रहा है? यह सत्य है कि कभी कभी संकेतों और अंग भंगिमाओं की सहायता से भी हमारे भाव और विचारों का प्रेषण बड़ी सरलता से होता है। कभी कभी क्या होता है कि संकेत और जिस मतलब हाथ पैर का इशारा का प्रयोग करते हैं तो उससे भी हमारी भाषा जो है सरल हो जाती है। हाथ हिलाने से वो आदमी समझ जाता है कि मेरे को बुला रहा, उसमें भाषा बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता, तो कभी कभी वो चीज़ सरल हो जाती है, ईजी हो जाती है। इस प्रकार ये चेष्टाएं भाषा के प्रतीक बन जाती है और इस प्रकार भाषा के बदले में ऊपर एक क्या हो जाता है ना, एक इंडिकेट बन जाता है। जैसे मैं राम को बुलाना चाहता, अरे राम इधर आ, जबकि हम उसको हाथ हिलाने से ही वो आ जाता, तो ये हाथ हिलाना क्या है, मतलब बुला रहा हूँ, तो एक प्रतीक बन गया, एक इंडिकेट हो गया कि हाथ हिलाने से का मतलब होता है वो मतलब बुलाना। किंतु मानव भावों को प्रकट करने का सबसे उपयुक्त साधन वो वर्णनात्मक भाषा है जिसे व्यक्त वाक्य की संज्ञा प्रदान की गई है। यानी कि सबसे उपयुक्त भाषा वो है जिसका मतलब व्यक्त वाक्य उसी को कहा जाता है जिसमें भाव किंबा प्रकट निकले, मीनिंग निकले। इसमें विभिन्न अर्थों को प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित उच्चारित कथित ध्वनि को आश्रय लिया जाता है। यानी कि भाषा जिसमें अर्थ किंबा मीनिंग निकले उसको बोलने के लिए मतलब कुछ शब्द किंबा वाणी का प्रयोग किया जाता है, ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। अतः भाषा हम उन शब्दों के समूह को कहते हैं जो विभिन्न अर्थों के संकेतों से संपन्न होते हैं। यानी कि भाषा का समूह उसी को कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार का संकेत होता है, अर्थ होता है, जिनके द्वारा हम अपने मनोभाव सरलता से दूसरे के प्रति प्रकट करते हैं। यानी कि अपना जो भाव है, मेरा जो विचार है, दूसरे के सामने दूसरे को सरलता से इजी से प्रकट करते हैं। इस प्रकार भाषा की परिभाषा करते हुए हम उसे मानव समाजों में विचारों और भावों का आदान प्रदान करने के लिए अपनाए जाने वाला एक माध्यम कह सकते हैं। इसलिए भाषा को कहा गया है कि एक माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचार किंबा भावों के द्वारा अपना विचार को प्रकट करते हैं।
जो मानव के उच्चारण अवयव से प्रयत्नपूर्ण निषिद्ध की गई है, ध्वनियों का सार्थक आधार लिया जाता है। मतलब मानव के उच्चारणों में, मानव जो भाषा बोलता है उसमें वाणी का प्रयोग होता है, उसमें एक अर्थ निकलता है जिसको सार्थक माना गया है। ये ध्वनि समूह शब्द का रूप लेते हैं जब वे किसी अर्थ से जुड़े जाते हैं। यानी कि ध्वनि समूह मतलब जिसमें बोलना पड़ता है, जिसमें भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, वो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें कुछ अर्थ जुड़ा होता है। ऐसे हाथ हिलाने से तो बहुत कुछ भी अर्थ हो जाएगा, मंतुक उसको एक प्रकार का इंडिकेट दिया गया है कि मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है कि ध्वनि समूह का शब्द जो होता है उसमें कुछ अर्थ जुड़ा होता है। संपूर्ण ध्वनि व्यापार अर्थात शब्द समूह अपने अर्थ के साथ एक यादृच्छिक संबंध पर आधारित होता है। इसका मतलब बोल रहा है कि संपूर्ण ध्वनि व्यापार अर्थात शब्द समूह अपने अर्थ के साथ एक संबंध बनाता है। यादृच्छिक का अर्थ होता है पूर्णतया कल्पित। यादृच्छिक का अर्थ क्या होता है? पूर्णतया कल्पित। कल्पित का मतलब पूर्ण रूप से कल्पना किया हुआ। संक्षेप में अगर कहा जाए तो विभिन्न अर्थों में व्यक्त किए हुए मुख से उच्चरित उस शब्द समूह को भाषा कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, मतलब यादृच्छिक का अर्थ होता है पूर्णतया कल्पित और शब्द समूह को भाषा कहते हैं। याद रखिएगा, विभिन्न अर्थों में व्यक्ति ये मुख से जो भाषा निकलता है उसको शब्द समूह कहते हैं और उसको भाषा कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने भाव किंबा विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं न, दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि भाषा विज्ञान दो शब्द सा। भाषा के बारे में तो हम लोग जान लिए कि भाषा विज्ञान क्या होता है, इसका अर्थ पूरा डिटेल से हम लोग जान लिए। अब विज्ञान जो शब्द है, जो वर्ड है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि विज्ञान शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, हेडिंग में देख ही रहे हैं आप लोग, तो चलिए जानते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी भी विषय के विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। किसी भी विषय, चाहे साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, माने कुछ भी, कुड़माली हो, खोटा हो, तो किसी भी भाषा मतलब विषय के विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान का मतलब जिसमें विशेष ज्ञान, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसमें ज्ञान मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं? विज्ञान कहा जाता है। भाषा के बारे में अगर पढ़ेंगे तो भाषा विज्ञान हो जाएगा। तो वही चीज़ बोल रहा है, विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान। ज्ञान और विशेष ज्ञान में पूर्णतः अंतर है। याद रखिएगा, ज्ञान और विशेष ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है, आसमान जमीन का फर्क है। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी पौधे या पेड़ को देखकर उसका नाम बता देना और उसके आकार प्रकार की थोड़ी जानकारी देना, वो किस में आता है? ज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, किंबा क्या बोल रहा है? दे देना उसका सामान्य ज्ञान कहलाता है। यानी कि किसी पेड़ का दिखा दिए और बोल दिए इसका नाम बताओ, इसका आकार बताओ, कितना बड़ा है, छोटा है। ठीक है, तो ये बोल देना एक सामान्य ज्ञान है। बट उस पौधे या वृक्ष की कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है, ये विशेष ज्ञान है। क्या है? विशेष ज्ञान है। कहाँ कहाँ किस देश में पाई जाती है, उसके लिए किस प्रकार की जलवायु या ऋतु की आवश्यकता पड़ती है, आयुर्वेद की दृष्टि से उसका क्या महत्व है, आदि आदि का विस्तृत सूक्ष्म विज्ञान कहा जाएगा। इसी को सूक्ष्म विज्ञान किंबा विशेष विज्ञान क्या कहा जाता है। क्या कि पेड़ के बारे में बोल दें कि ये पेड़ पीपल का है किंबा बरगद का है, देखने में बड़ा है, थोड़ा फैला हुआ, बट जब उसके बारे में जानेंगे कि ये इस प्रकार पेड़ की कितनी प्रजातियां हैं, ये पेड़ कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसमें फल किस प्रकार का देता है, ये सारी जानकारी जब हम लोग जानेंगे तो उसको विशेष ज्ञान के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने में पहली सीढ़ी ज्ञान और दूसरी सीढ़ी विज्ञान है। ठीक है, मतलब पहली सीढ़ी ज्ञान हो गया सिंपल और दूसरी सीढ़ी विशेष ज्ञान है। यह सभी प्रकार के ज्ञानार्जन एक क्रम है, मतलब ज्ञान करने के दरमियान एक प्रकार का मतलब असेंडिंग ऑर्डर है। कोई भी एक असेंडिंग ऑर्डर के साथ ही पढ़ा जाता है। जो वस्तु पहले सामान्य ज्ञान की सीमा में आती है, वही सूक्ष्म अवलोकन करने पर धीरे धीरे विस्तृत ज्ञान सीमा में
आने पर विज्ञान की श्रेणी में आ जाती है कि किसी के बारे में भी, चाहे पौधा हो, किसी के बारे में, लैंग्वेज भाषा के बारे में पढ़े, अगर सिंपल पढ़ रहे हैं तो वो ज्ञान के अंतर्गत आता है। बट जब उसके बारे में धीरे धीरे भीतर घुसने लगेंगे तो वो विशेष ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ज्ञान और विज्ञान का निरंतर एक क्रम चलता रहता है, मतलब ज्ञान और विज्ञान हमेशा चलता रहता है। विज्ञान जब एक सामान्य ज्ञान बन जाता है तो वह भाई विज्ञान का फिर आधार बन जाता है। विज्ञान जब एक सामान्य विज्ञान बन जाता है तो भविष्य के लिए एक विशेष ज्ञान बन जाता है। उदाहरण, किसी व्यक्ति ने वन में बांस की तरह एक पौधा देखा, उसे काटने पर उसमें रस प्रकट हुआ और उस रस की जानकारी होने पर उनसे गन्ना कहा। यानी कि कोई एक व्यक्ति है जिन्होंने जंगल किंबा अपना खेती में एक बांस की तरह पौधा देखा, मतलब बांस के आकार का, उसको रोप दिया। जब उसने काटा तो उसमें रस निकला और बाद में पता चला कि वो क्या है ना, गन्ना है। यह इसका सामान्य ज्ञान था। ये इस प्रकार की रस निकला मतलब मीठा लगा तो एक गन्ना है। परंतु गन्ने की खेती पर उसका उत्पादन शुरू कर देना एक विज्ञान है। मंतुक जब लगा कि ये मीठा है तब इसका विशाल मतलब खेती करने लगा, इसके बारे में अध्ययन करने लगा कि किस प्रकार रोपेंगे, किसे इस फसल को करेंगे कि मुझे पूरे दुनिया में मतलब एक बिजनेस की तरह खड़ा कर देना। तो ये एक प्रकार का विज्ञान है। गन्ने का उत्पादन गुड़ के निर्माण का आधार बनने पर सामान्य ज्ञान बना और गुड़ बनाना विशेष ज्ञान से विज्ञान बन गया। यानी कि अगर यदि आप लोग गुड़ बनाते हैं उस रस से तो सामान्य ज्ञान हुआ, और उसी गुड़ बनाना, ठीक है, गुड़ बनाना क्या हो गया, विज्ञान बन गया ना, विभिन्न प्रकार का गुड़ बनाना। गुड़ निर्माण हुआ तो चीनी विज्ञान का ही देन बनी, गुड़ सामान्य ज्ञान की श्रेणी में चला गया। इस प्रकार चीनी विज्ञान माना जिसमें चीनी मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है, जिसको शुगर कहा जाता है, तो इसको चीनी विज्ञान का देन है, चीनी विज्ञान। और गुड़ सामान्य ज्ञान की श्रेणी में चला गया। गुड़ सामान्य विज्ञान इसलिए चला गया क्योंकि गुड़ तो सिंपल सी है, उसको उबाल दीजिएगा तो गुड़ बन जाएगा। मंतुक चीनी को बनाना उसके लिए थोड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है, तो वो फिर विशेष ज्ञान हो गया। तो वही चीज़ बोल रहा है। भाषा और विज्ञान दोनों शब्दों को समझ लेने के पश्चात, यानी कि हम लोग दोनों समझ गए कि भाषा क्या है और विज्ञान क्या है, उसके पश्चात भाषा विज्ञान को समझ लेना सरल हो गया। कि भाषा और विज्ञान को जब अलग अलग दो शब्दों को, दो वर्ड को हम लोग समझ गए तो भाषा विज्ञान हम लोग के लिए क्या हो गया, इजी हो गया। गन्ने की भांति भाषा एक प्राकृतिक वस्तु है जो मानव को ईश्वरीय प्रदान के रूप में मिली हुई है। यानी कि गन्ने की भांति भाषा, जिस प्रकार गन्ना ईश्वर के द्वारा मिला है उसी प्रकार भाषा भी एक ईश्वर के द्वारा वरदान मिला है। भाषा निर्माण मनुष्य के मुख से स्वाभाविक रूप से निश्चित ध्वनियों वाण के द्वारा, जिस प्रकार जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तब बड़ा होता है तो उसके द्वारा अपने से भाषा माने वाणी निकलने स्टार्ट हो जाता है, और वाणी के साथ साथ वो पूरा फ्लुएंटली बोलने लगता है। भाषा का सामान्य ज्ञान उसके बोलने और सुनने वाले सभी को हो जाता है, ठीक है। यही भाषा का सामान्य ज्ञान कहलाता है। इसके आगे भाषा कब बनी, कैसे बनी, इसका प्रारंभिक एवं प्राचीन स्वरूप क्या था, इसमें कब कब क्या क्या परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के कारण क्या है, अथवा कुल मिलाकर भाषा कैसे विकसित हुई, उस विकास के क्या कारण है, कौन सी भाषा किस दूसरी भाषा से कितनी समानता या विषमता रखती है, यह सब भाषा का विशेष ज्ञान है, भाषा विज्ञान कहा गया। जिसमें इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल से कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ से आया, किससे इस भाषा का सृष्टि हुआ, इस सब के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये विशेष ज्ञान किंबा भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसी भाषा विज्ञान के विशेष रूप अर्थात भाषा विज्ञान को आज अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय मान लिया गया है। मतलब भाषा विज्ञान के बारे में पढ़ना एक प्रकार का बहुत जरूरी है, इसीलिए इस विषय को सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट माना गया है और आजकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई की जा रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाषा विज्ञान कला है या फिर विज्ञान है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट और लाइक कीजिएगा थोड़ा क्लास को, ठीक है, तो मोटिवेट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए
यहीं तक लास्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।